हेलो दोस्तों, मैं हूं कैफ और आप देख रहे हैं स्टडी विद कैफ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो नॉर्मल फंक्शन के साथ होने चाहिए और जो पर्सन है वो रिप्रोडक्शन के लिए इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट से भी हेल्दी होना चाहिए। According to WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, physical, emotional, behavioral and social। फिर आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी। तो जो इंडिया पहला ऐसा कंट्री था जिसने जो फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इंडिया ने फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम कब स्टार्ट किया। ये 1951 में स्टार्ट किया गया था। फिर आगे देखते हैं कि जो आजकल जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, मतलब जो रिप्रोडक्शन की जागरूकता के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, उन्हें रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज RCH प्रोग्राम के अंतर्गत रखा गया है। फिर हम लोग आगे आते हैं तो एमेनियोसेंटेसिस। तो जो एमेनियोसेंटेसिस है वो इंडिया में बैन है। जो एमेनियोसेंटेसिस है वो इंडिया में बैन है। ये बैन क्यों है? इसलिए बैन है ये क्योंकि जो इसका यूज़ था वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए किया जाने लगा था। जो एमेनियोसेंटेसिस होता है वो क्या होता है कि जो एमेनियोसेंटेसिस में कुछ एमेनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है। जो डेवलपिंग फीटस होता है उसका कुछ जो फ्लूइड होता है एम्यूनिटिक फ्लूइड वो लिया जाता है, उसे एनालाइज किया जाता है। उसमें मतलब जो डिसऑर्डर सब्सटेंस होते हैं उन्हें एनालाइज किया जाता है और उससे जेनेटिक डिसऑर्डर डिसीज़ों का पता लगाया जाता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, हेमोफीलिया है या और भी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे सिकल सेल एनीमिया वगैरह है। तो इसका इससे पता लगाया जाता है। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर लोग इसका यूज़ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए करने लगे थे और जो फीमेल फोइटस होता है उसे एबॉर्शन करवा देते हैं। इसीलिए इंडिया में एमेनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया है। फिर है सहेली, ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट है। ये जो टैबलेट है ये लखनऊ मतलब जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है CDRI लखनऊ द्वारा डेवलप किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। फिर है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 19,000 में 2 बिलियन थी और जो 2000 में 6 बिलियन पहुंच गई और जो 2011 में 7.2 बिलियन हो गई है। इसी तरह से इंडिया में भी ये बढ़ रहा है। जो इसके बढ़ने का जो रीज़न है वो है डेथ रेट में जो डिक्लाइन होता है, डेथ रेट में कमी, तेज़ी से डेथ रेट में कमी, मैटरनल मोर्टिलिटी मतलब जो मातृ मृत्यु दर होती है उसमें कमी और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में कमी, मतलब कि जो जन्म के पश्चात बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, उसकी जो मृत्यु है उसमें कमी, जिसके कारण इंडिया में रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड में, इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में जो रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक बढ़ गई। इसीलिए ये पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव एज वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है तो उससे वो लोग और ज़्यादा पॉपुलेशन को ग्रोथ कर रहे हैं। फिर इंडियन गवर्नमेंट में एक जो नारा दिया, हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू। एंड जो शहरी हैं, जो शहरी अर्बन लोग हैं, जो शहरी अर्बन यंग हैं, उन्होंने एक नारा दिया, वन चाइल्ड नारा मतलब हम दो हमारा एक। फिर आते हैं हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर। तो कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव वो होता है जो कॉन्ट्रासेप्टिव का आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है कि वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए और जो उसका साइड इफ़ेक्ट है वो ना या ना के बराबर होना चाहिए और वो सेक्सुअल ड्राइव में कोई किसी भी तरह का इंटरफेयर ना करता हो। फिर जो इसके टाइप होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के, वो कई तरीके के होते हैं, जिनमें से नेचुरल होता है, ट्रेडिशनल, बैरियर, IUD मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। फिर आते हैं नेचुरल मेथड्स पे। नेचुरल मेथड किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? नेचुरल मेथड अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग पे वर्क करते हैं, मतलब ओवम और स्पर्म को मिलने नहीं देना है। ये इसमें जो नेचुरल मेथड होता है उसमें एक होता है पीरियोडिक अब्सिस्टेंस,
जिसमें कि कपल जो होते हैं वो जो पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 10 to 17 डे होता है उसमें कॉइटस करने से बचते हैं, क्योंकि इस पीरियड होता है, इस पीरियड में जो फर्टिलाइजेशन की रेट होती है वो बहुत हाई होती है। फिर आता है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्शन। इस मेथड में क्या होता है कि जो मेल पार्टनर होता है वो अपना जो पेनिस होता है वेजाइना से इजिकुलेशन से तुरंत पहले विड्रॉ कर लेता है, जिससे कि इंसेमिनेशन वेजाइना के अंदर नहीं होता है। फिर आता है लैक्टेशनल एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मतलब कि जब तक कि जो माँ होती है वो जब तक कि अपने बच्चे को दूध पिलाती है, मतलब फीड करती है, तब तक कि उसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसकी नहीं चलती है। ये 6 महीने तक होता है। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलती है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। जो फेलियर के चांस ऑफ फेलियर इन दिस मेथड आर आल्सो हाई। जो इस मेथड में चांस हैं वो बहुत हाई होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बैरियर मेथड के ऊपर। बैरियर मेथड क्या होते हैं? बैरियर मेथड, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। मतलब जो बैरियर ओवम एंड स्पर्म होते हैं वो फिजिकली मीट नहीं होने देता, मतलब उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। तो ये जो होते हैं दोनों मेल एंड फीमेल के लिए अवेलेबल होते हैं। ज़्यादातर मेल एंड फीमेल के दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, कुछ केवल फीमेल के लिए ही अवेलेबल होते हैं। जो इनमें सबसे बड़ा बैरियर मेथड होता है, मतलब जो सबसे पॉपुलर होता है, बड़ा नहीं पॉपुलर होता है, तो वो होता है कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स आर बैरियर मेथड जो कि रबर से बने होते हैं, लेटेक्स शीट से बने होते हैं। ये दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं। ये क्या करते हैं? ये पेनिस को, मेल के पेनिस को कवर करते हैं, और जब ये फीमेल जो होता है वेजाइना एंड सर्विक्स को कवर करता है। फिर है जो इंडिया में इसका पॉपुलर ब्रांड है वो निरोध है, और ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ही बनवाया जाता है। ये सरकारी अस्पतालों में काफ़ी समय तक फ्री में भी बंटता रहा था। इनका एक जो दूसरा फ़ायदा होता है वो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और एड्स से इनसे बचा जा सकता है। इनके यूज़ करने से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और एड्स से दोनों से बचा जा सकता है, क्योंकि जब स्पर्म एंड ओवम मीट नहीं कर पाएंगे तो इसका कोई भी चांस नहीं होगा। फिर आते हैं डायफ्राम्स होते हैं, सर्विकल कैप्स होते हैं एंड वॉल्ट्स होते हैं। वो भी बैरियर का ही काम करते हैं। ये रबर के बने होते हैं, और जो ये डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स होते हैं ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किए जाते हैं, और जो सर्विक्स होता है उसे कॉइटस के दौरान कवर कर लेते हैं, जिससे कि कॉन्सेप्शन से बचा जा सकता है, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं उनके सर्विक्स के अंदर एंट्री नहीं हो पाती। इससे जो कॉन्सेप्शन होता है उससे बचा जा सकता है। फिर आते हैं अनदर मेथड होता है, इफेक्टिव मेथड है, वो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। मतलब कि जो डिवाइसेज हैं वो यूटेराइन के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। तो ये जो डिवाइसेज होते हैं ये डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सों के द्वारा इंसर्ट किए जाते हैं। ये जैसे आम आदमी इन्हें इंसर्ट नहीं कर सकता है। ये वेजाइना में यूटेरस के द्वारा इंसर्ट किया जाता है, मतलब यूटेरस से वेजाइना में इंसर्ट कर दिए जाते हैं। ये कई तरीके के होते हैं। एक होता है नॉन मेडिकेटेड, 3 तरह के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो नॉन मेडिकेटेड होता है उसमें लिपेस लूप आता है, और कॉपर रिलीजिंग में होता है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। एंड जो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस होते हैं वो होते हैं प्रोजेस्टासाइड एंड LNG 20। ये आप देख सकते हैं, ये कॉपर टी का टाइप है। फिर जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो स्पर्म होते हैं उनके फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं, और जो कॉपर आयंस रिलीज होते हैं उससे वो स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी काफ़ी कम कर देते हैं। जो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस होते हैं वो क्या कहते हैं, जो सर्विक्स होता है उसको इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल कर देते हैं, यूटेरस को अनसुटेबल कर देते हैं, और जो सर्विक्स होता है वो स्पर्म को मारने लगता है, मतलब उसको भक्षण करने लगता है। अब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी। फिर बात करते हैं हम लोग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कहता है कि जो
प्रोजेस्टोजेंस या प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन दोनों का कम्बिनेशन दिया जाता है। स्मॉल डोज में दोनों का कम्बिनेशन दिया जाता है। ये अनदर इफेक्टिव मेथड होता है, ये केवल फीमेल्स के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। ये पिल्स में भी आते हैं, ये पिल्स के रूप में आते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक जो कॉन्टिन्यू डे में यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं, और एक जो वीकली यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं। ठीक है, अब यूज़ कैसे किए जाते हैं, ये डेली लिए जाते हैं, 21 डेज़ के पीरियड में डेली लिए जाते हैं। इनमें 7 दिन का गैप रखा जाता है, 7 डेज़ का गैप रखा जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं दूसरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के ऊपर, दूसरी टैबलेट के ऊपर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के ऊपर। सहेली, जो सहेली है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, ये केवल फीमेल्स के लिए ही होती है। फिर है प्रोजेस्टोजेंस अलोन इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन। जो प्रोजेस्टोजन होते हैं उन्हें कॉम्बिनेशन के साथ, मतलब एस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन के साथ या अकेले ही इंजेक्शन या स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जा सकता है, या स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जा सकता है। जो इनके काम करने का एक्शन होता है, मतलब जो काम करने का इनका तरीका होता है वो पिल्स के समान ही होता है, और जो इनका इफेक्टिव पीरियड होता है वो पिल्स से ज़्यादा होता है। अब है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। जो इनका कॉम्बिनेशन अकेले या प्रोजेस्टोजन अकेले लो या प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन के साथ लेते हैं तो इनका वर्किंग पीरियड होता है 72 आवर्स में। कोइटस के 72 आवर्स के दौरान इनका काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह कार्य करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं सर्जिकल मेथड के ऊपर। सर्जिकल मेथड को स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है। इसमें ये दो तरीके का होता है, ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी। ये दोनों आप फिगर देख सकते हैं, ये वैसेक्टॉमी का है और इधर वाला बी वाला ट्यूबेक्टॉमी का फिगर है। स्टेरिलाइजेशन procedure in the male is called vasectomy and in the female is called tubectomy. In vasectomy, a small part of the vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum, where in tubectomy a small part of fallopian tube is removed or tied up. तो इसमें क्या किया जाता है, वैसेक्टॉमी होता है जो उसमें वास डिफरेंस होती हैं उनको थोड़ा सा काट के रिमूव कर दिया जाता है। मतलब जो ये आप देख पाएंगे यहाँ पे, ये थोड़ा सा इन्हें काट के रिमूव कर दिया जाता है, फिर दोनों को अलग अलग बांध दिया जाता है, जिससे कि जो स्पर्म होते हैं वो इस तरह तक नहीं आ पाते हैं। फिर जो वैसे ट्यूबेक्टॉमी होता है, जो उसमें फैलोपियन ट्यूब होती है उसे काट के बांध दिया जाता है, जिससे ओवम होते हैं वो नहीं आ पाते। फिर है जो ये टेक्निक है वो हाईली इफेक्टिव है, लेकिन जो उनकी रिवर्सिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। फिर जो ये टेक्निक है उनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत कम होती है। फिर हम लोग बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर, MTP के ऊपर। तो MTP का मतलब होता है इंटेंशियल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। मतलब फुल टर्म के पहले जो प्रेगनेंसी होती है उसका टर्मिनेशन कराना ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को एबॉर्शन भी कहते हैं। जो 45 to 50 मिलियन MTP होते हैं वो पर ईयर ऑल ओवर वर्ल्ड में परफॉर्म किए जाते हैं, जो 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ बर्थ होते हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में MTP को लीगलाइज्ड कर दिया था, जो कि इसमें सम स्ट्रिक्ट कंडीशन भी लगाई गई थी। वो स्ट्रिक्ट कंडीशन थी जैसे कि फीमेल, अगर कोई फीमेल फॉइटस है तो उसका अगर कोई एबॉर्शन करवा रहा है तो उसके लिए उसको सज़ा होगी। मतलब उसके लिए उसके विरुद्ध भी एक कानून बनाया गया था। मतलब जो काफ़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ ही इस बिल को पास किया गया था। अब बात करते हैं MTP क्यों कराई जाती है। MTP इसलिए कराई जाती है क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए
या अनप्रोडक्टेड इंटरकोर्स हो जाए या कॉन्ट्रासेप्शन का फेलियर हो जाए, मतलब जैसे काफ़ी बार कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो जाता है, या जो रेप होते हैं, रेप के बाद अगर प्रेगनेंसी होती है या कॉन्सेप्शन होता है तो उससे बचने के लिए एमटीपी कराया जाता है। फिर प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल आइदर टू द मदर और टू द फोइटस और बहुत। अगर आप कोई बार बार करा रहा है जो एमटीपी बार बार करा रहा है, अगर कोई मतलब ज़रूरी नहीं है तो बार बार अगर कोई एमटीपी करा रहा है तो वो जो मदर होती है उसके लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है एमटीपी। फिर एमटीपी आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर। जो एमटीपी होती है वो फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर मतलब 12 वीक तक, जो 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक जो एमटीपी होती है वो सेफ होती है। लेकिन जो 12 वीक के बाद 24 वीक तक जो प्रेगनेंसी में अगर एबॉर्शन करवाया जाता है तो 12 वीक से 24 वीक्स तक वो काफ़ी डेंजर होता है। फिर है अनदर डेंजर ट्रेंड इन द मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो अनबॉर्न चाइल्ड होता है उसका जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस कराया जाता है, जो कि काफ़ी डेंजर चीज़ है, क्योंकि ये फीमेल फर्टस पाए जाने पर अगर फीमेल फर्टस निकलता है तो उसका काफ़ी लोग एबॉर्शन करवा देते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ एसटीआई के ऊपर। जो इन्फेक्शन और डिसीज़ which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infection or venereal disease और reproductive tract infection। तो ये आपको याद रखना है कि जो STI की फुल फॉर्म क्या होती है, venereal disease VD क्या होता है एंड RTI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं वो हैं गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हार्पीज और क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड जो सबसे खतरनाक बीमारी है आजकल के वर्षों में जानी गई वो एड्स, वो भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या एसटीआई है। फिर एचआईवी इन्फेक्शन होता है, वो सबसे डेंजरस इन्फेक्शन होता है जो कि इसमें डिस्कस किया गया है, एसटीआई में डिस्कस किया गया है। तो सबसे जो डेंजरस इन्फेक्शन होता है वो एचआईवी का होता है, क्योंकि एचआईवी के लिए आज तक कोई भी अभी दवा खोजी नहीं जा पाई है। फिर some of these infection like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instrument। जो कुछ हेपाटाइटिस बी और HIV हैं वो केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही नहीं फैलते हैं, जैसे कि इंजेक्शन निडल को शेयर करने से फैल जाते हैं, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के यूज़ करने से फैल जाते हैं, या तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करने से फैल जाते हैं, मतलब ये और भी चीज़ों से भी फैल जाते हैं। जो हेपाटाइटिस बी है और जेनिटल हार्पीज HIV के अलावा जो जितनी भी डिसीजें हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उनका जो क्यूरेबल है, मतलब जो उनका ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है। अगर उन्हें जल्दी से अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए और उनको ट्रीट किया जाए तो वे सही हो जाएंगी। फिर है जो इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इंक्लूड्स इचिंग मतलब खुजली होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, सोइलिंग एक्स्ट्रा इन जेनाइटल रीजन, मतलब जो जेनाइटल रीजन होता है उसमें फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन होता है एंड सोइलिंग आ जाती है। फिर है दीज इन्फेक्शन देयर इंसिडेंस आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमॉन्ग द पर्सन इन द एज। जिस एज में ये होते हैं वो 15 to 24 ईयर की एज में ये काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टेड किए गए हैं। ये जो डिसीज हैं, ये इन्फेक्शन हैं, ये 15 to 24 ईयर की एज ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट किए गए हैं। फिर आते हैं हम लोग इनफर्टिलिटी के ऊपर। इनफर्टिलिटी क्या होता है, 2 ईयर्स तक सेक्सुअल इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। तो रीज़न, इनफर्टिलिटी के रीज़न क्या हो सकते हैं, उनके कई रीज़न हो सकते हैं। फिजिकल हो सकते हैं, कॉन्जेंशियल हो सकते हैं, कोई डिसीज हो सकती है, ड्रग्स हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल हो सकते हैं, या साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। इंडिया में ये काफ़ी गलत चीज़ है कि जो फीमेल है उसे ब्लेम किया जाता है कि अगर चाइल्ड नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, तो फीमेल को ब्लेम किया जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, काफ़ी बार जो मेल पार्टनर होता है उसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब जो इनफर्टिलिटी होता है उसको पहले डायग्नोसिस किया जाता है और उसे ट्रीटमेंट के द्वारा ही सही करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब ट्रीटमेंट से सही नहीं होता, जब करेक्शन नॉट पॉसिबल होते हैं ट्रीटमेंट से,
तो क्या कहते हैं, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART का यूज़ करते हैं। ART के अंतर्गत क्या आता है, ART के अंतर्गत IVF आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आता है, ET आता है, और जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है उसे ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो मेल पार्टनर का होता है या कोई डोनर होता है उसका स्पर्म ले लेते हैं, या फीमेल पार्टनर या कोई डोनर होता है उसका ओवम ले लेते हैं, और दोनों को एक जो विट्रो होता है, मतलब कि आउटसाइड द बॉडी होता है, एक टेस्ट ट्यूब होता है, तो उसी के अंदर उसका फर्टिलाइजेशन कराते हैं और उसे फीमेल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। और इसके बाद में आता है जिफ्ट। क्या होता है, इसके बाद में एक आता है टर्म जिफ्ट, तो उसे कहते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। जो मतलब जो जाइगोट बनता है, जो उसके अंदर जाइगोट बनता है उसे जब अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर एट ब्लास्टोमिया तक ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसे जिफ्ट या जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं। अगर जब ये जो एम्ब्रियो होता है उसको एट ब्लास्टोमियर से ज़्यादा का हो जाता है तो उसे सीधे यूटेरस में ट्रांसफ़र करते हैं, उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र नहीं करते क्योंकि वो चिपकने लगता है और फैलोपियन ट्यूब में चिपक जाता है। लेकिन एट ब्लास्टोमियर से कम का होता है तो वो चिपकता नहीं है। जो इसमें लिखा भी है एम्ब्रियो विद मोर देन एट ब्लास्टोमियर इनटू यूटेरस, IUT, उसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र या IUT कहते हैं। ये आपको ये टर्म याद रखने हैं, जिफ्ट एंड IUT। फिर दूसरा आता है इन विवो फर्टिलाइजेशन, फिर कहता है फ्यूज़न ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल, उसे कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। जो ओवम होता है उसे डोनर से, मतलब जो ओवम होता है अगर फीमेल का अगर ओवम सही होगा तो उसे तब तो फर्टिलाइजेशन स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। लेकिन अगर जो फीमेल का ओवम अगर सही नहीं है, मतलब अगर उसमें कोई दिक्कत है, तो जो डोनर होता है डोनर से ओवम को कलेक्ट करके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उससे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसे कहते हैं, अगर जो ओवम को ट्रांसफ़र करने को कहते हैं जिफ्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। फिर आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब कि जो मेल पार्टनर होता है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो उसका जो स्पर्म काउंट है वो काफ़ी लो होता है, या जो स्पर्म काउंट है वो काफ़ी लो है, या वो स्पर्म का एजेकुलेशन नहीं कर पा रहा है, या उसके मोटिलिटी रेट, स्पर्म की मोटिलिटी रेट काफ़ी कम है, तो उसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं, जिससे कि ओवम में डायरेक्ट ही जो स्पर्म होता है उसे इंजेक्ट कर देते हैं। फिर आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो मतलब जो फीमेल पार्टनर होता है वो इंसेमाइन नहीं कर पाते हैं, तो क्या कहते हैं उनका सीमेन निकाल कर जो हस्बैंड होता है या हेल्दी डोनर होता है उसका जो सीमेन आर्टिफिशियली सीमेन निकाल कर यूटेरस के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसे IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमाइनेशन कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।